हाय, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम समीर फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आइए आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस पर। सेंटेंस किसे कहते हैं? A sentence is a group of words which has complete sense or meaning। सेंटेंस ऐसे शब्दों की ग्रुप के मेल को कहते हैं जिसका एक कंप्लीट अर्थ हो, एक कंप्लीट सेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा सी कुक्स फूड। यहाँ पे देखिए एक से अधिक शब्द प्रयोग हुआ है और एक मीनिंग दे रहा है। सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। तो ये हमारा अपने आप में एक सेंटेंस है। अगर हम दूसरी सेंटेंस लें, सी इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर हमारा सी इज़ अ गुड गर्ल ये अपने आप में एक सेंटेंस है। चूँकि इसका एक मीनिंग है, वह एक अच्छी लड़की है। तो एक से अधिक शब्द आपस में मिलकर आया है और आकर एक सेंस निकल रहा है, एक मीनिंग दे रहा है, तो इससे भी हम एक सेंटेंस कहेंगे। तीसरा सेंटेंस अगर हम इस तरह से लिख दें, अ गुड इज सी गर्ल, तो दोस्त ये हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता, ये गलत है, ये सेंटेंस नहीं हो सकता। आखिरकार सवाल यह है कि अगर ये सेंटेंस नहीं हो सकता तो क्यों, ये हमारा सेंटेंस क्यों नहीं हो सकता? तो आज की क्लास मेरा मेनली इस चीज़ को बताना कि ये सेंटेंस क्यों नहीं हो सकता और ये सेंटेंस अगर है तो कैसे। तो आइए इन चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप इसको जल्दी से जल्दी लिख लिए तो चले आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप सेंटेंस यहाँ तक तो हमने ये समझा कि सेंटेंस कहते हैं किसको। अब हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस क्या चीज़ से मिलकर बनता है। तो सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए तीन चीज़ का होना बेहद ज़रूरी होता है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का होना। एक सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी और साथ ही साथ एक वर्ब का होना ज़रूरी और इसके साथ कोई एक ऑब्जेक्ट या किसी कंप्लीमेंट का होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ आपस में है तो वो हमारा सेंटेंस है। यदि ये तीनों में से ऑब्जेक्ट ना हो तो ये हमारा एक क्लाउज बनेगा, इससे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। अगर यहीं तक हो तो इससे हम कहेंगे क्लाउज, ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। पर ये तीनों चीज़ आपस में मिल जाए तो इसका नाम पड़ जाएगा सेंटेंस, इससे हम सेंटेंस कह सकते हैं। हाँ, एक बात आप और समझ सकते हैं कि इन पूरे वाक्य को यानी सेंटेंस को क्लाउज भी कहा जा सकता है। क्योंकि दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सारे सेंटेंस को क्लाउज भी कहा जा सकता है। ये और बात है कि सभी क्लाउज को सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। तो चले यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इससे भी आप ज़रूर नोट करें। आगे चलते हैं। अब दोस्त हम एक एक करके बात करेंगे कि सब्जेक्ट किससे कहते हैं और सब्जेक्ट कौन हो सकता है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट का, एक्शन टेकर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक्शन टेकर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक्शन लेने वाले को, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। वो आर और अबाउट होम समथिंग is spoken is called subject। एक्शन टेकर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक्शन लेने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा परिभाषा है अबाउट होम समथिंग इज स्पोकन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी वाक्य में आकर वो शब्द जो काम करेगा वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, या वाक्य में आने वाले वो शब्द जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण के तौर पे देखें
जैसे हमने कहा ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है। ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है। तो दोस्त यहाँ पढ़ाना क्या है, एक एक्शन है, एक काम है। इस काम को कर कौन रहा है, तो कर रहा है ही। तो ही अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अगर हम दूसरा सेंटेंस लें और कहें ही इज़ आ गुड बॉय, ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो दोस्त इस सेंटेंस में हमारा वर्ब कौन है, इज़। इस सेंटेंस में हमारा वर्ब कौन है, तो वो इज़ है। हाँ, कई बच्चों का ये अपने आप में एक मिसकंसेप्शन है। बच्चे ये सोचते हैं कि इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। इज़ हेल्पिंग वर्ब बनता है, ये बात सही है, पर इस सेंटेंस में इज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में इज़ हमारा मेन वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये मेन वर्ब कैसे और ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब कैसे बनता है और यही शब्द हेल्पिंग वर्ब कैसे बनता है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में काम करूंगा। तो दोस्तों ये हमारा वर्ब है और ये कैसा वर्ब है, तो ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब है। इसे हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ये इस वर्ब में अपना कोई एक्शन नहीं है, ये इस वर्ब में डायनामिक एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ये एक लिंकिंग वर्ब है। आ गुड बॉय, एक अच्छे लड़के को लिंक करके बता रहा है उसके साथ। वह एक अच्छा लड़का है। देखिए एक चर्चा है एक अच्छा लड़का का। ये अच्छा लड़का कौन है, देखिए तो वह, यानी मेनली चर्चा किसका हो रहा है, वह ही का। तो जिसका चर्चा होगा वो सब्जेक्ट होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको कहा है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ ही है सब्जेक्ट जो काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन डूअर सब्जेक्ट। नॉन डूअर सब्जेक्ट चूँकि ये काम नहीं कर रहा है, और इससे हम कहेंगे डूअर सब्जेक्ट। इससे हम कहेंगे डूअर सब्जेक्ट चूँकि ये काम करता है। तो इससे हमें पता चला कि सब्जेक्ट का अपने आप में दो प्रवृत्ति होती है। एक डूअर बनना या डूअर होना यानी काम करने वाला सब्जेक्ट, एक है नॉन डूअर जो काम ना करता हो। दोस्त वाक्य में अगर डूअर सब्जेक्ट है तो उस वाक्य का, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। ऐसा एक कंसेप्ट आप दिमाग में रख सकते हैं। और यदि सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। आप ये भी कंसेप्ट दिमाग में रख सकते हैं। कई बच्चे जब मैं क्लास ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो पूछते हैं कि सर डू तो समझते हैं पर डूअर क्या होता है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं लव क्या है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे लव मीन्स प्यार करना। तो दोस्त अगर मैं लवर लगा, इसमें आर लगा दूं तो क्या हो जाएगा, लवर। और आप लवर मीन्स क्या होता है जानते हैं ना, प्यार करने वाला। तो लव मीन्स होता है प्यार करना और लवर मीन्स प्यार करने वाला, प्यार करने वाला। और ये इसका मतलब है प्यार करना। लव मीन्स प्यार करना और लवर मीन्स प्यार करने वाला। ठीक उसी तरह से डू मीन्स होता है करना और डूअर मीन्स होता है करने वाला। स्पीक मीन्स होता है बोलना और स्पीकर मीन्स होता है बोलने वाला। टीच मीन्स होता है पढ़ाना और टीचर मीन्स होता है पढ़ाने वाला। उसी प्रकार से लर्न मीन्स होता है सीखना और लर्नर मीन्स सीखने वाला। तो दोस्त यदि हम वर्ब में ई आर जोड़ दे तो वो वर्ब अब हमारा नाउन में बदल जाता है। किसी भी वर्ब में यदि ई आर जोड़ दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा नाउन बन जाएगा। हाँ, सभी वर्ब में नहीं जुटेगा पर अधिकतर वर्ड में जुट जाता है। जब आपको उस तरह से कुछ बोलने की आवश्यकता हो तो आप वर्ब को नाउन में ई आर जोड़कर बदल सकते हैं। तो ये आप डूअर समझ चुके हैं और डूअर के साथ नॉन डूअर भी समझ जाएंगे। नॉन डूअर मतलब काम ना करने वाला। तो दोस्तों यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि सब्जेक्ट की प्रवृत्ति कैसा होता है, सब्जेक्ट किस रूप का होता है, ये आपने यहाँ से सीखा। अब हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट होने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो दोस्त सब्जेक्ट को सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहला आवश्यकता है नाउन का, दूसरा है प्रोनाउन का और तीसरा है नाउन इक्विवेलेंट का। नाउन इक्विवेलेंट
का। यानी हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से दो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और प्रोनाउन, ये हमेशा या तो सब्जेक्ट बनने का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। यहाँ पे हमने लिखा है नाउन इक्विवेलेंट, इसका मतलब होता है नाउन के बराबर, यानी वो नाउन नहीं है पर नाउन से कम भी नहीं है। एक एक एग्जाम्पल अगर लेके चले तो आपको इस तरह से समझाया जा सकता है। हमने यहाँ पे कहा राम, राम टीचेस मी, राम मुझे पढ़ाता है। राम टीचेस मी, राम मुझे पढ़ाता है। इस सेंटेंस में पढ़ाना क्या है दोस्त? एक एक्शन है, एक क्रिया है। इस काम को कर कौन रहा है? राम। तो राम अपने आप में क्या हुआ? सब्जेक्ट। राम अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच की ग्रामर से देखें तो क्या है? तो ये हमारा नाउन है, तो नाउन सब्जेक्ट बन सकता है। इसी राम का अगर हम प्रोनाउन के यूज़ करें तो क्या हो जाएगा? ही। और यहाँ पे कहेंगे ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है। इस सेंटेंस में फिर पढ़ाना क्या है? एक एक्शन है, और इस काम को कौन कर रहा है? ही। और ही अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है, जो यहाँ पे किस लेवल में प्रयोग हुआ है? तो सब्जेक्ट के लेवल पे, और ये भी अपने आप में डूअर है और राम भी अपने आप में डूअर है। तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है? ये सब्जेक्ट का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हम जब ऑब्जेक्ट में आएंगे तो फिर वो भी बताएंगे आपसे। आइए दोस्तों, इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो वो क्या बात हो सकता है? एक और एग्जांपल लेना था 3। जैसे हमने कहा वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड फॉर द हेल्थ, फॉर द हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर द हेल्थ, टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे टहलना शब्द जो वाक्य शब्द है हमारा, ये अपने आप में वर्ब ऑन है, यानी क्रिया है। इसी वर्ब ऑन में आईएनजी जोड़ देने से ये बन जाता है वर्ब फोर, जो हमारा जेरेंड के रूप में काम करने लगता है। तो अर्थात ये हमारा जेरेंड है, और इसी जेरेंड को कहा जाता है नाउन इक्विवेलेंट। इसी जेरेंड को कहा जाता है नाउन इक्विवेलेंट। यही हमारा नाउन के लेवल में आके काम करता है, नाउन के जैसा काम करता है। आशा करते हैं आप सब्जेक्ट के नेचर को समझ पाए हैं। सब्जेक्ट कौन बनेगा आप इसे भी सीख चुके हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करें ऑब्जेक्ट का। दोस्त, अगर मैं ऑब्जेक्ट का बात करूं तो द रिसीवर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एक्शन के प्राप्त करने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेंटेंस लेके देख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा राम बीट्स मी, राम मुझे पीटता है। तो दोस्त, पीटना क्या है? एक एक्शन है। पीटना क्या? एक एक्शन है, एक काम है। इस काम को कर कौन रहा है? राम। तो राम क्या बना? सब्जेक्ट। इस क्रिया का ये करता है, यानी कारक है, काम करने वाला है, अर्थात ये हमारा सब्जेक्ट है। ये काम हो किसके ऊपर रहा है? मी। अर्थात इस काम को रिसीव कौन कर रहा है? मी। ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो द रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो ये हमारा एक्शन का रिसीवर बना हुआ है, एक्शन को प्राप्त कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से आप ऑब्जेक्ट को भी समझ रहे हैं। आगे बढ़े दोस्त, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का हो सकता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लूँ, ही गैव मी आ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। तो दोस्त, इस सेंटेंस में क्रिया कौन है? देना। ये हमारा एक्शन है। इस काम को कर कौन रहा है? ही। तो ही हमारा क्या बना? सब्जेक्ट। ये काम, चूंकि ये किताब, ये जो दिया गया है, क्या दिया गया है? एक किताब। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस किताब को रिसीव किसने किया? प्राप्त किसने किया? तो मी। तो मी भी एक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, यानी एक से अधिक है। ये जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है दोस्त, इससे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा थिंग वाला ऑब्जेक्ट है, वस्तु वाला थिंग, इससे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
आ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो इसलिए अगर मैं मी को हटा दूं और कहूं तो क्या होगा सेंटेंस, ही गैव अ बुक, उसने एक किताब दिया। यह सेंटेंस लगभग मीनिंग को क्लियर करता है। लेकिन अगर मैं अ बुक को हटा दूं और कहूं ही गैव मी, उसने मुझे दिया, तो एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या दिया, उसने मुझे दिया तो क्या दिया, एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, ये बात क्लियर नहीं हो पाती है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मेरे ख्याल से आप ऑब्जेक्ट को समझ चुके हैं। दोस्तों अभी जस्ट हमने आपको कहा कि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट का होना जरूरी है। बिल्कुल सेम चीज़ ऑब्जेक्ट के लिए भी है। ऑब्जेक्ट होने के लिए भी नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट का होना जरूरी होता है। तो उन बात को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, आप समझ सकते हैं। अगला हमारा क्या था, कंप्लीमेंट। अगर दोस्त मैं कंप्लीमेंट की बात करूं तो कंप्लीमेंट क्या हो सकता है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड complement, is called complement, complement। आइए इसे समझते हैं। A word that is used to complete the sense of the sentence is called complement। वह शब्द जिसका प्रयोग सेंटेंस में उस सेंटेंस का मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किया गया हो, उसी को ही कंप्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस लेके आपको दिखाऊं, जैसे हमने कहा सी इज़। अब यहाँ तक अगर हम मीनिंग सेंटेंस को लिखना आगे छोड़ दे, कहे सिर्फ सी इज़, तो क्या कहोगे आप, सी इज़ वह है, क्या है नहीं मालूम। तो सी इज़ वह है, क्या है नहीं मालूम। जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे कि वो क्या है, तब तक लोग इसके पीछे कुछ भी सोचना स्टार्ट कर देंगे कि ये क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे हम जो भी लगाएंगे इस सेंटेंस का मीनिंग को क्लियर करने के लिए वो हमारा कंप्लीमेंट बनेगा। जैसे सी इज़ अ गुड गर्ल, सी इज़ अ गुड गर्ल। जैसे हमने कहा सी इज़ अ गुड गर्ल, तो अ गुड गर्ल का प्रयोग किसके लिए किया गया है, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, अर्थात इस सेंटेंस के सेंस को पूरा करने के लिए, मीनिंग को पूरा करने के लिए। इसीलिए अ गुड गर्ल जो होगा वो हमारा कंप्लीमेंट होगा। तो ये हमारा कंप्लीमेंट है दोस्त। इससे हम कहेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कैसा कंप्लीमेंट, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी होता है, तो हम उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे जब हम किसी और टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पे इज़ हमारा फिर एक बार लिंकिंग वर्ब है और सी हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट, तो नॉन डूअर सब्जेक्ट है। तो दोस्त आप समझ चुके हैं कि कंप्लीमेंट किससे कहते हैं। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ ऐड कर सकते हैं कि कंप्लीमेंट कोई एडजेक्टिव या नाउन ही होगा, प्रोनाउन नहीं हो पाएगा। यानी कंप्लीमेंट का काम कौन करेगा, या तो एडजेक्टिव या तो नाउन, या तो एडजेक्टिव या तो नाउन कंप्लीमेंट का काम करेगा। ये केवल सेंटेंस को पूरा करता है, उसकी मीनिंग को पूरा करता है। और ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो एक्शन की प्रभाव को प्राप्त करता है। तो दोनों अपने आप में अलग चीज़ है, आप समझ रहे होंगे। आइए अब हम आगे बात करते हैं वर्ब पर। दोस्त अगर मैं वर्ब पर बात करूं, व्हाट इज वर्ब, तो अगर मैं वर्ब पर बात करूं तो द वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, स्टेट और पोजीशन is called verb। वह शब्द जो क्रिया या अवस्था या अधिकार को दिखाए उसे ही वर्ब कहते हैं, उसे ही क्रिया कहते हैं। तो आइए फॉर एग्जांपल अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया, यू प्ले क्रिकेट।
यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। इस सेंटेंस में प्ले क्या है, एक एक्शन वर्ब है, क्रिया है खेलना। ये यहाँ पे कुछ हो रहा है, जैसे आप कोई बंदा क्रिकेट खेलता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक्शन ले रहा होता है। तो ये हमारा शब्द जो है ये एक एक्शन वर्ब है। ये क्या है, एक एक्शन वर्ब है। तो यहाँ इसमें एक्शन है। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूँ इस तरह से, हमने कहा यू हैव अ कार, यू हैव अ कार, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक कार है। तो इस सेंटेंस में देखिए हैव हमारा मेन वर्ब बना हुआ है जो कोई काम नहीं कर रहा है, केवल अधिकार को दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है। ये अधिकार को दिखा रहा है, पोजीशन को दिखाता है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। यहाँ पे यू जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, केवल दिखा रहा है कि इस कार में अधिकार है किसका, तुम्हारा। यानी यू हैव अ कार, यानी एक कार है, कोई वस्तु है जिस पर यू का अधिकार है। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ तो ये अधिकार कौन दिखाता है, हैव। तो हैव का काम क्या हुआ, अधिकार दिखाना। इसको अगर हम वर्ब की कैटेगरी में लेके जाएं तो ये हमारा बनेगा स्टेटिव वर्ब। कैसा वर्ब, तो ये बनेगा हमारा स्टेटिव वर्ब। दोस्तों इन दोनों सेंटेंस को आप लिखिए, लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम तीसरा सेंटेंस लें हमारा। इस सेंटेंस को देखिए, जैसा कि हमने कहा सी, या हमने कहा ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। तो इस सेंटेंस में अ टीचर हमारा क्या है, एक कम्प्लीमेंट है। क्या है, एक कम्प्लीमेंट है। और यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो इज़ है ना, इसे हम वर्ब कहेंगे। और कैसा वर्ब, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। यह क्या है, हमारा लिंकिंग वर्ब है जो आ टीचर को लिंक कर रहा है किसके साथ, ही के साथ। और इसी लिंकिंग वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, यानी अवस्था बताने वाला। ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, यानी इसकी अवस्था क्या है, एक टीचर होने का, अर्थात वह एक टीचर है। तो दोस्तों अगर आज के बाद आप स्पीच देना चाहते हैं, कहीं पे कुछ लिखना या पढ़ना बोलना चाहते हैं, तो जैसे कि आप